ए द परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड, देखो फटाफट लिखो, द परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन ए कंटीजेंसी। The performance of such contract depends on a contingency, that is on the happening or non-happening of the future event. That is on the happening or non-happening of the future event. The performance of such contract depends on a contingency, that is on the happening or non-happening of the future event. Become point number B. The event must be collateral, that is incidental to the contract. The event must be collateral, that is incidental to the contract. The event must be collateral, that is incidental to the contract. Full stop. B लिखो। The event must be uncertain. The event must be uncertain. Full stop. If the event is bound to happen, if the event is bound to happen, the contract is due to be performed. If the event is bound to happen, the contract is due to be performed in any case. The contract is due to be performed in any case. एक साथ है पूरा, due to be performed in any case. Then it is not a contingent contract. Then it is not a contingent contract. मतलब अगर वो इवेंट पहले से बाउंड है, होना तय है, तो क्या होता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आएंगे? नहीं। चौथा पॉइंट लिखो, डी। The contingent event should not be the mere will of the promisor. The contingent event should not be the mere will of the promisor. The contingent event should not be the mere will of the promisor. मतलब ये इवेंट सिर्फ प्रॉमिसर की इच्छा पर नहीं होना चाहिए, यानी दोनों पार्टी में किसी का भी चलेगा नहीं, किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तब उसे कंटीजेंट करें। ओके, तो अगर आप ये चारों पॉइंट को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता है इसमें क्या है? मीनिंग ऑफ कोलैटरल इवेंट, ये समझना। बोलो, बेसिक डिफरेंस क्या है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? कम ऑन, बेसिक डिफरेंस। तो जब भी हम वैगरिंग की बात करेंगे तो उसमें जो इवेंट होता है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। किसी भी पार्टी का फोकस उस इवेंट पर नहीं बल्कि उसके होने वाले रिजल्ट पर होता है, जबकि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट इंपॉर्टेंट होता है, यानी पार्टी को उस इवेंट से फर्क पड़ता है। मतलब समझो, अगर ए और बी में इंश्योरेंस का एग्रीमेंट हुआ, जैसे मान लो ए ने इंश्योरेंस करवाया अपने स्टॉक के ऊपर, तो वैसे केस में स्टॉक का जलना जिसके ऊपर इंश्योरेंस लिखा है, तो क्या ए को उससे फर्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। मान लो उसका दुकान चल रहा था अच्छा खासा, मतलब बढ़िया दुकान चल रहा है, फर्नीचर है दुकान में, स्टॉक है, स्टाफ है, काम कर रहे हैं, कितना भी आप इंश्योरेंस करा लें, आग लग जाएगी, पूरा फर्नीचर जल गया, स्टॉक जल गया, आपने इंश्योरेंस करा लिया, मान लिया, तो भी क्या फर्क नहीं पड़ेगा बिजनेस पर? कस्टमर जितने दिन तक नहीं आ पाएंगे दुकान, पता चलेगा कि उन्होंने किसी और दुकान को पकड़ लिया और वहां सेट हो गए, तो यहाँ नहीं बंद कर दिया,
बोलो, यानी बिजनेस का रुक जाना इंश्योर्ड होने के बावजूद हमारे लिए बहुत रिस्की होता है। क्या होता है? रिस्की होता है। अंडरस्टूड और नॉट? देखो, बहुत ही ऐसे कम खुशकिस्मत होते हैं जिनका बिजनेस बंद होने के बाद फिर से वापस चालू हो जाता है और फिर से रफ्तार पकड़ लेता है। और उन किस्मत वालों में, यानी उन लकी पर्सन में से एक मैं भी। नहीं समझे? कोविड में बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया था। एक ऐसा टाइम था जब 4 स्टूडेंट ने सीए फाउंडेशन में फिर से स्टार्ट किया, लेकिन वापस से बिजनेस क्या हो गया? चलने लगा। तो ये किस्मत सबकी नहीं होती। कुछ समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाले को, इवेंट से जरा भी लेना देना नहीं है। सुनो ना, क्या उनको प्यार है इंडिया से या प्यार है पाकिस्तान से? ये बारिश होगी तो पैसा मिलेगा, नहीं होगी तो देंगे, तो बारिश से प्यार है? नहीं, उस इवेंट में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। केवल किस बात में इंटरेस्ट है? रिजल्ट में। ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के बीच फर्क करता है। किसमें? एक नॉर्मल कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में और दूसरा वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट में। बोलो, अब कोई डाउट है किसी को? तो डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब अलग अलग टॉपिक के बीच में कोई तरह का डाउट अराइज नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एसेंशियल ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और ये एज पर पूरा लॉ है। यहाँ पर पॉइंट नंबर A, B, C, D लिखा है, 4 लिखा है। जो मैंने आपको लिखाया था ना, उसको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ दिया हुआ, देख लो अभी। The performance of a contingent contract would depend upon the happening or non-happening of some event or condition. The condition may be precedent or subsequent. Example: A promised to pay rupees 50,000 to B if it rains on the first of next month. अगर अगले महीने के पहले दिन रेन हुआ तो A B को 50,000 रुपए देगा। तो ये क्या है? कोई इवेंट के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। सुनो, यहाँ ये सवाल मत उठाना ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा कि वैगरिंग में, वो अलग मामला है। वैगरिंग भी तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने कहा था ना। तो इसका मतलब पहली शर्त क्या है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए? कि वो किसी ऐसे इवेंट पर डिपेंड करता हो जिसका होना या ना होना श्योर ना हो। ओके। सेकंड, द इवेंट रेफर्ड इट टू इज कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। मिला ना? द इवेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इवेंट उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है। The event could be neither performance promise nor a condition consideration for a AB word, ये लाइन याद कर लेना। The event could be neither performance promise nor a consideration for a promise, यानी उस इवेंट को हम मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका हिस्सा नहीं मानते। इवेंट अलग है, कॉन्ट्रैक्ट अलग है। सर, where A agrees to deliver 100 bags of wheat and B agrees to pay the price only, afterwards the contract is a conditional contract and not contingent, because the event on which B's obligation is made to depend is a part of promise itself and not a collateral event. यानी A ने 100 बैग wheat का डिलीवर करने का प्रॉमिस किया था और B ने बदले में क्या प्रॉमिस किया था? प्राइस पे करने का, कि मैं पे कर दूंगा। तो यहाँ कोई कोलैटरल इवेंट नहीं है। जो भी प्रॉमिस है दोनों पार्टी की तरफ से वो मेन कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा है, तो इसको हम कोलैटरल नहीं कह सकते हैं यहाँ पर। Similarly, where a promise to pay B 1 lakh rupees if a marriage C, it is not a contingent contract. क्यों नहीं है contingent? क्योंकि यहाँ पर B जो है C से शादी करेगा कि नहीं करेगा ये कंटीजेंसी नहीं है, ये तो B की मर्जी पर डिपेंड करता है। किसी की एक पार्टी की प्रोमिसर की मर्जी पर डिपेंड करने वाला इवेंट कभी भी कंटीजेंट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर A B को बोलता है कि मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा अगर तुम C से शादी कर लोगे, और B हाँ बोलता है, तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बोलो, A agreed to construct swimming pool for 2 lakh and B agreed to make payment only on completion of swimming pool, ये भी कोई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि B बोल रहा है, कंडीशन डाल रहा है कि जब काम पूरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें 2 लाख दूंगा। तो इसमें कोई कंटीजेंसी नहीं है। तो it is not a contingent contract as the event is directly connected with the contract. इवेंट तो सीधे सीधे जुड़ा हुआ है ना कि स्विमिंग पूल कंप्लीट करो और मैं पैसे दूंगा। तो इसका मतलब इवेंट का क्या होना जरूरी है? कोलैटरल टू द इवेंट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए इवेंट का क्या होना जरूरी है? कोलैटरल टू द इवेंट। क्लियर है? टू द कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा, द कंटीजेंट
इवेंट शुड नॉट बी अ मेयर विल ऑफ द प्रॉमिसर, खाली प्रॉमिसर की मर्जी पर नहीं होना चाहिए। द इवेंट शुड बी कंटीजेंट इन एडिशन टू बीइंग द विल ऑफ द प्रॉमिसर के विल के अलावा उसमें कुछ होना चाहिए, तब उसको कंटीजेंट मान सकते हैं। जैसे देखो, इफ ए प्रॉमिसेस टू बी 1 लाख, इफ इट सो चूजेस, अगर वो चाहे तो बी को देगा 1 लाख। यहाँ कोई कंटीजेंसी है क्या? नहीं, यहाँ तो ए का बिल है, ए की मर्जी है। इनफैक्ट इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, क्योंकि इसमें तो कंसिडरेशन भी गायब है। However, where the event is within the promisor bill but not merely his will, सुनो, अगर इसमें ए का बिल भी शामिल है, साथ ही साथ उसमें कुछ कंटीजेंसी भी शामिल है, तब वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। बोलो, एग्जाम्पल दूं मैं, सुनो। ए बी को कहता है, अगर तुम सपोज कोई फिल्म स्टार से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। ए बी को कहता है। अब ए को ये कहते समय पता था कि बी के लिए ये इतना आसान नहीं है, मतलब ये कोई आसान काम नहीं है, तो यहां पर खाली बी का बिल चलेगा या कंटीजेंसी है? कंटीजेंसी इसलिए है क्योंकि सामने वाला उससे शादी करेगा, इसके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। अगर ये ए को ये बात पता थी एग्रीमेंट करते समय, तो ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? एग्जाम्पल देखो, इफ ए प्रॉमिसेस टू पे बी 1 लाख, इफ ए लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई ऑन ए पर्टिकुलर डे, अगर ए दिल्ली से मुंबई चला जाए, दिल्ली छोड़कर मुंबई चला जाए, it is a contingent contract because going to Mumbai is an event no doubt within his will, but it is not merely his will. देखो, इसको ना और थोड़ा टेक्निकल बनाते हैं, ये तो बहुत आसान एग्जांपल है, थोड़ा सा इसको टेक्निकल बनाते हैं। ए बी को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा अगर तुम कनाडा का पीआर वीजा ले लेते हो। पीआर वीजा मतलब टूरिस्ट वीजा नहीं, वहां रह करके काम करने का वीजा। अगर तुम ले लोगे विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, एक एग्जांपल, तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कारण कनाडा में जाके रहना और पीआर वीजा निकालना बी की मर्जी हो सकती है, बी का विल है इन्वॉल्व, लेकिन क्या ये पूरी तरह से बी पर डिपेंड करेगा? नहीं, इसमें थर्ड पार्टी का रोल है कि नहीं? किसका? कनाडा का जो एम्बेसी है, जहां पर उसका इंटरव्यू होगा, जहां उसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। लेकिन अब रुको, मैं इसको और चेंज कर रहा हूँ। अगर ये बहुत ही आसान काम, मतलब जैसे अगर ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर सारे डॉक्यूमेंट जमा करेंगे और पता है कि 100% पता है कि हमें वीजा मिल जाएगा, तब ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अमेरिका का वीजा निकालो, पीआर वीजा, तो ये इतना आसान नहीं है। ज्यादातर केसेस में क्या जवाब आता है? ना। समझ में आ रहा है? तो वैसे कि इसमें इसको कंटीजेंट कहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अंडरस्टूड? तो ये ना बहुत ही, देखो सुनो, इतना आसान नहीं है ये टॉपिक। मतलब आप एक सवाल देखेंगे और बस तुरंत कूद पर नतीजे पर नहीं पहुंच सकते आप कि ये कंटीजेंट है, यानी उसमें एक ही चीज ढूंढना पड़ेगा, क्या उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट मौजूद हैं जिसकी वजह से दोनों पार्टी के बियॉन्ड कंट्रोल है डिसीजन, मतलब रिजल्ट दोनों पार्टी के, मतलब दोनों अपना अपना काम करेंगे वो जरूरी है, लेकिन उसके अलावा और भी चीजें जरूरी होनी चाहिए, तब जाके वो पूरा हो पाएगा। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? कंटीजेंट कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? The event must be uncertain, where the event is certain or bound to happen, तो उसे हम contingent contract नहीं कह सकते। एग्जाम्पल, ये agreed to sell his agricultural land to be after obtaining the necessary permission from the collector। सुनो, ए बी को अपना लैंड बेचने के लिए तैयार है, 1 करोड़ में बी हाँ कह देता है कि हाँ मैं खरीदूंगा, प्रोवाइडेड दैट उसके नाम से ट्रांसफर हो जाए। ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है कलेक्टर को कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, परमिशन देना पड़ेगा। एज ए मैटर ऑफ कोर्स ये परमिशन जनरली ग्रांट किया जाता है सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करने पर। जैसे समझो ना, आप एक किसी को बिल्डिंग बेचोगे, रजिस्ट्री करके देना पड़ेगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे रजिस्ट्री होगा कि नहीं, कंटीजेंसी है, ऐसा नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट सही ढंग से सबमिट किए जाएंगे तो रजिस्ट्री तो होना ही है, तो इसको हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। तो कलेक्टर के पास अगर सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे तो जनरली कलेक्टर परमिशन दे देता है, तो इसको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो। क्लियर है? बोलो।
अब रूल्स जो है ना वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें सेक्शन का रेफरेंस है, सेक्शन 31 से 36 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक होमवर्क मैं आज आपको दे रहा हूं जो आपको करके आना है, डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट, पेज नंबर 63 में दिया। मिला क्या? एक और आपके लिए होमवर्क है जो यहाँ नहीं दिया आपके नोट में, डिफरेंस बिटवीन वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये नवंबर 2020 में आया था, आप इंस्टीट्यूट के साइट पर जाना आपको मिल जाएगा। नवंबर 2020 का सवाल है, 6A, क्वेश्चन नंबर 6A, डिफरेंस बिटवीन वैगरिंग एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये होमवर्क है आपके लिए, आपको करना है। क्या होमवर्क है? डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, वैगरिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या फर्क है? कब आया था ये? नवंबर 2020। तो जरूर से करना। पर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।